नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। एक बड़ी घटना इस बात को लेकर अब सामने आ रही कि मनमोहन सिंह, मैं नीचे इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए रोज की तरह मेकअप करवा रहा था, करवाना पड़ता है हम लोगों को भी। तो हमारे मेकअप करने वाले साथी ने मुझसे ये बात कही कि ये जनता का रिएक्शन है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तब तो बोलते नहीं थे मनमोहन सिंह, अब बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें मनमोहन सिंह जी ने कही हैं और खास तौर पर इस बात को हाईलाइट करने की उन्होंने कोशिश की है कि जो ये सरकार कर रही है वो इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचा सकता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को उससे खतरा पहुंच सकता है। अब ये बड़ी पुरानी बहस का मसला है, मैं इस पर भी आऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मनमोहन सिंह जी ने क्या क्या कहा था इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में उस समय पर। साथ में उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने आप का, अपनी सरकार का करप्शन के पॉइंट पर खासतौर पे बहुत जोरदार तरीके से बचाव किया है और बहुत सारी बातें बोली है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, भाई एकदम से मनमोहन सिंह जी क्यों बोलने के लिए सामने आ गए। लेकिन ये सब हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक खास पैनल होगा रोज की तरह। लेकिन दो सबसे बड़ी बात जो मनमोहन सिंह की तरफ से निकल कर आ रही है वो एक ये कि वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, लोकतांत्रिक संस्थान जो हैं, उनको ये सरकार नुकसान पहुंचा रही है। और दूसरा उनका ये कहना है कि उनके समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना सही नहीं होगा। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और हम आप लोगों को फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की शाम को हुई मुलाकात। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के तर्कश से आज एक पुराना तीर निकला। एनएसयूआई के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई पेश की, फिर मोदी सरकार से देश के लोकतंत्र को खतरा बता दिया। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरा पैदा हो गया है। जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा खत्म की जा रही है। अर्थशास्त्र के जानकार मनमोहन यहीं नहीं रुके। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया को यूपीए सरकार की उत्पादन नीति की कार्बन कॉपी बताया। पिछले एक साल में बीजेपी सरकार ने कई तरह के आंकड़े और तथ्य गढ़े हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि अर्थव्यवस्था की हालत उतनी खराब नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री ने पूर्व टीआरएआई प्रमुख प्रदीप बैजल के इस आरोप को भी गलत बताया कि उन्होंने 2G नीलामी के मामले में मंत्री की सुनने को कहा था। मनमोहन ने अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैंने अपने दफ्तर का इस्तेमाल खुद को या परिवार और दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है दूसरों को भी करप्शन न करने दे, पूरी व्यवस्था से करप्शन को उखाड़ कर फेंके। श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही इस देश में 12 लाख करोड़ रुपया के घपले हुए थे। इसकी जिम्मेदारी से कांग्रेस कैसे भाग सकती? मनमोहन सरकार की नाकामियों पर चोट कर ही बीजेपी सत्ता में आई है। चुनावी हार के बाद मनमोहन हाशिए पर चले गए लगते थे, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस उनमें पूरा भरोसा जता रही है। मनमोहन सिंह को मोदी बेशक मौन मोहन कहकर पुकारते रहे हों, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने तीखा हमला बोला, उसके बाद देखना होगा कि क्या वे मनमोहन के बारे में अब अपना विचार बदलते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो मनमोहन सिंह को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस की तो 44 सीटें आ ही चुकी हैं। लोकसभा के चुनाव में करप्शन का चार्ज बिल्डअप किया बीजेपी ने, बीजेपी को फायदा हुआ। मेरे साथ सिद्धार्थ वरदराजन मौजूद है जो कि फाउंडिंग एडिटर हैं द वायर के, मेरे साथ नीरजा चौधरी मौजूद है। आप दोनों लोगों ने मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट को करीब से देखा। कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर उनके सीपी जोशी मौजूद हैं और श्रीकांत शर्मा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कि उनके नेशनल सेक्रेटरी और मीडिया के
इंचार्ज है। नीरजा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जरूरत पड़ी मनमोहन सिंह को बोलने की? क्यों जरूरत पड़ी मनमोहन सिंह को बोलने की? मुझे लगता है कि अटैक्स डायरेक्टली अब उन पे हो रहे हैं। ये प्रदीप बैजल की किताब में जो उन्होंने कहा है कि मारन, दयानिधि मारन टेलीकॉम पीएम कहते थे अपने आप को, प्रधानमंत्री ने कहा टेलीकॉम मिनिस्टर की बात सुनिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट अटैक उन पे आया है। और ये भी कहा कि यूनिफाइड लाइसेंसिंग जो रिकमेंडेशंस थी उनकी बैजल की, उन्होंने दिया, लेकिन पुरानी सिस्टम कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से 2G स्कैम हुआ। तो अब अभी तक हम लोग मानते आए हैं कि मनमोहन सिंह की नैतिक जिम्मेदारी थी, एक क्योंकि उनके तहत मुखिया थे, उनके तहत घोटाले हुए। अब क्या इस तरफ इशारा हो रहा है, कोलगेट में तो लपेटा गया है उनको, कि 2G में भी क्या, जिस केस पर मनमोहन सिंह को समन हुआ है उस केस का कानूनी दायरे में आधार यह है कि मनमोहन सिंह के फैसले से वो अलॉटमेंट हुई। तो यहाँ भी क्या 2G में भी ये इस तरफ बढ़ रहा है कि नैतिक से ज्यादा डायरेक्ट इम्प्लीकेशन था। खैर वो तो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ जो आज वो बोले हैं वो इन्होंने, आपको याद होगा यूपीए में कॉन्स्टेंटली पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के बीच में डिवीजन किया। पॉलिटिक्स सोनिया गांधी की जिम्मेवारी, गवर्नेंस इनकी जिम्मेवारी। आज वो कांग्रेसी नेता के रूप में सामने आए हैं और अपने यूपीए की सरकार को जब डिफेंड कर रहे हैं, परहैप्स कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, सबसे बेदाग चेहरा है, क्योंकि आज भी लोग मानते हैं पर्सनली मनमोहन सिंह, और ये कठोर से कठोर विरोधी कहेंगे पर्सनली कि साफ सुथरे हैं वो। सिद्धार्थ, क्यों जरूरत पड़ रही मनमोहन सिंह को? मैं एक दूसरा सवाल उठाना चाहता हूँ कि बैजल साहब की किताब जो है मार्केट में तकरीबन 6-7 हफ्ते से है। अचानक ये सहाफियों को या पत्रकारों को इस पहले साल के मोदी सरकार के पहले सालगिरह के इर्द गिर्द ये खबर कैसे आ पहुंची कि भाई इस किताब में ये है, ये एक अपने में एक सवाल है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, लेकिन उस तरह की किताबें जब आती है, नहीं देखिए, ज्यादा घंटे जब उनके अपने सलाहकार की किताब आई तब भी टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन किया गया था। मैं ये किताब में जो चीजें हैं वो बहुत मतलब उस पे सवाल उठाना उचित बात है। हाँ। मेरा सवाल यह है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा की एक रणनीति नजर आ रही है कि एक ओर पे अगर राहुल गांधी जो है आप पे हमला कर रहे हैं और कुछ हद तक, हालांकि बीजेपी उसको वो कटाक्ष भी करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। मुझे लगता है कि कैसे दोबारा कांग्रेस पे जो है हमला किया जाए और उस बात से बचे जो आम जनता को भी पसंद नहीं कि भाई आप 1 साल पुरानी वाली बात आप बार बार क्यों दोहरा रहे हो, आप तो चुनाव जीत चुके हैं। कल भी जो है अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप 1 साल में अपनी उपलब्धियों के बारे में कम, हाँ, कांग्रेस ने क्या यूपीए की बुराइयों की ज्यादा आप बात कर रहे हैं। तो अगर नए सिरे से नए अंदाज में आप कांग्रेस करप्शन के बारे में बात कर सकते हैं तो ये बीजेपी के फायदे में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी हो, या हो सकता है कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस को लग रहा है कि ये बीजेपी की रणनीति है। लेकिन सिद्धार्थ, जो नीरजा का पॉइंट है वो मुझे भी यहां पर बड़ा जायज लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि जब आप मनमोहन सिंह को समन आया था, एक धारणा उस समय थी कि वो हाशिए पर चले गए हैं, कांग्रेस एक तरह से तकरीबन उनको डिसोन करना चाहती। भाई 44 सीट आई है उनके राज में, तो आप उनको कंधे पर लेकर घूमना तो नहीं चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी सिंबोलिज्म के लिए सही अपने घर से उनके घर तक मार्च करके चली गई। तो कहीं पर यह भी सेंस तो नहीं है कांग्रेस में कि भाई अगर इन्हीं के ऊपर सीधे सीधे आ गया कोई मसला तो फिर पार्टी को पूरी लेगेसी से भी अपने आप को दूर करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सहमत हूं उस बात से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की रणनीति ये है कि अगर आपने कांग्रेस को पूरी तरह से नस्तो नाबूद करना है तो कहीं ना कहीं आपने मनमोहन सिंह को टारगेट बनाना है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस चीज को समझ रहा है, इसलिए उस टाइम में जो है वो सोनिया गांधी ने बहुत ही एक पब्लिक स्टैंड लिया मनमोहन सिंह के डिफेंस में, और पार्टी फोरम्स में भी जो है बार बार वो कहने कि भाई इन पे कैसे जो है ये कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये और मुझे लगता है कि आज की जो मुलाकात है मनमोहन सिंह साहब और मोदी साहब कहीं ना कहीं इस सवाल से भी जुड़ा हुआ है
कि अभी तक ये खबर नहीं आई कि मीटिंग क्या क्यों हुई? मोदी साहब ने जी, इनिशिएट सही बात किया है, या किसने मनमोहन ने initiate किया? इनिशिएट सही किया। बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक अंदरूनी एक सबटेरेनियन पॉलिटिक्स है हाँ। कि बीजेपी ये तय करना चाह रहा है कि भी किस हद तक हम मनमोहन सिंह इशू को लेके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। और जाहिर है कि मनमोहन सिंह साहब को ये रणनीति बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि भाई उनको एक निशाना बनाया जा रहा है। हाँ। तो हो सकता है कि वो मोदी साहब से नहीं, ये आप, कह रहे हैं कि भाई- आपका और नीचा का दोनों का पॉइंट वैलिड है, मैं इसे मानता हूं, क्योंकि अंततः एक प्रधानमंत्री और कार्यालय की गरिमा का भी कहीं ना कहीं प्रश्न आएगा। तो आज मनमोहन सिंह है, कल को कोई और लेकिन मेरा होगा। मानना है कि अमित शाह ने जो बयान दिया हाँ। कि क्लीन स्वच्छ सरकार जो है, सिर्फ मतलब प्रधानमंत्री का फर्ज सिर्फ अपने आप को भ्रष्टाचार से दूर रखना वहां तक सीमित नहीं है। मतलब कि किस किस्म जिम्मेदारी है किस उनकी। किस्म की सरकार आप चला रहे हैं, Constitutional जिम्मेदारी आपके मंत्रीगण क्या कर रहे हैं। मतलब एक तरह से वो ये सिर्फ ये कहना कि भाई मैंने पैसे नहीं कमाए, मेरे परिवार वालों ने पैसे नहीं कमाए, ये अपने में पूरी बहुत तरह से दमदार आर्ग्यूमेंट। हाँ। सही कह रहे हैं। लेकिन मैं- बहुत मैं- जी, इंटरेस्टिंग चीज है अभिज्ञान हाँ। कि जिस दिन वो धावा बोलते हैं हाँ। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं, उसी दिन वो प्रधानमंत्री मोदी को भी जाके मिलते हैं। हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बहुत चीज है। इंटरेस्टिंग, इसमें अभी कोई दो आप राय नहीं। कहेंगे क्योंकि मैं तो डेमोक्रेटिक, सही बात है, मेरे पास इतना कुछ आंकड़े और उनकी स्पीचेस मुझे मनमोहन सिंह की याद है कि वो जब इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो वो खुद पलट के देखें कि उन्होंने एक कितना लेवल कुछ कहा तक आप कह इंस्टीट्यूशंस के सकते हो ना, खिलाफ। डेमोक्रेटिक नाइसिटीज है, ये हमारी डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छी कि चीज आप है। अटैक भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी रख सकते हैं, पर क्या ये भी हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को भी एक इशारा कर रहे हैं, अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े रहोगे तो मेरे हो भी सकता है आपके लिए भी समस्या। ठीक है, सीपी जोशी साहब को लाना बहुत जरूरी है यहाँ पर। एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रहे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में। क्यों ये सब कह रहे हैं आज मनमोहन सिंह जी? किसी एक पूर्व अधिकारी की किताब की वजह से कह रहे हैं या अपनी मजबूरी की वजह से कह रहे हैं? क्यों मिल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी से? आप एक्सप्लेन करिए। प्रधानमंत्री जी के पद पर मनमोहन सिंह जी ने जो गरिमा बढ़ाई है वो सारे देश और दुनिया के लोग जानते हैं। जहां तक उनकी इंटीग्रिटी का सवाल है, उसमें भी दुनिया में या भारत में कोई भी लोग शक नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है, उसमें उनको पीड़ा हुई और इसीलिए वो आज अपनी बात को जनता के सामने उन्होंने रखा है कि उनकी इंटीग्रिटी पर यदि सवाल उठाए जाते हैं कि मेमोर्स के नाम पर, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती है। देश हित में कुछ फैसले उन्होंने किए हैं। उन्होंने लोकसभा में भी ये कहा है कि मानव की गलती हो सकती है, लेकिन मेरे इंटेंशन कभी भी गलत नहीं रहे। मैंने मेरे परिवार के लिए कभी भी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया। आज इस देश की राजनीति को जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस को, उसमें वो सब चीजें उपयोग की जा रही है जिससे एक मैसेज आए कि कांग्रेस के राज में करप्शन हुआ। यदि आज भारत की जनता को यह बताया जाए कि वो कौन प्रधानमंत्री था जिसने इस स्पेक्ट्रम को ऑक्शन कराया, तो हमें याद करना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ही 3G का ऑक्शन कराया, जिससे इस देश के खजाने में 60,000 करोड़ रुपए आए हैं। क्या ये सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं किया गया? क्या इस देश को ये जानने का अवसर नहीं मिलना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, उसके बारे में कोई शाबाशी नहीं दी जा रही है? और जिस स्पेक्ट्रम को ऑक्शन नहीं करने का फैसला लिया गया, जिसके कारण आज जुडिशरी इसकी जांच कर रही है, उसके संबंध में कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया जा रहा है कि ऐसी नीति क्यों बनी जिसके कारण आज कोर्ट को इस बारे में सोचना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने पद की गरिमा बढ़ाई और आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से ज्यादा हमारे नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक रूप से लड़े। उनके मन में कल्पना है कि हम देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, पर कांग्रेस मुक्त बनाने के नाम पर यदि हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करेंगे और इस तरह के यदि उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले आपने बहुत सारी बातें कर दी, आपको पूरा समय दिया। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे सिर्फ दो चीजें पूछना चाहूंगा। पहला, मैंने आपसे सवाल बड़ा सीधा किया था कि मनमोहन सिंह जी को क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी से मिलने की? सीधा उत्तर दीजिएगा इस बात का। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि उनकी इंटेग्रिटी क्या है, वो सारा पॉइंट आपका एक्सेप्टेड,
कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। देश की जनता आपको 44 सीट पर ला चुकी है, तो ये सारी बहस अब पीछे है। क्यों वो मोदी जी से मिल रहे हैं और क्यों वो ये सफाई दे रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, दोस्तों की मदद नहीं की, परिवार वालों की मदद नहीं की। ये जितने भी मामले सामने आए हैं, इन सब में अदालती कार्रवाई हुई है। ये कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। आप वाजपेयी की सरकार के जो भ्रष्टाचार है आप उजागर करिए, उससे किसी को एतराज नहीं होगा, लेकिन ये अदालती मामले हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हां सर, ये 2 सवाल है मेरे बस। मुझसे पूछे सर। हाँ सीपी जोशी साहब, क्यों मिले वो नरेंद्र मोदी जी से और क्यों उनको ये सब कहने की जरूरत पड़ रही है? सिर्फ एक एक लाइन में दोनों का उत्तर आप दे सकते हैं। नहीं, मोदी जी से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्यों मिले, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी पद की गरिमा के अनुरूप में प्रधानमंत्री जी से कोई अपनी बात को रखने के लिए मिले होंगे, या जो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है कि इस देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का सम्मान होना चाहिए, शायद हो सकता है इसके संबंध में उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उनसे मिले हों। ठीक है। और ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि जब सारा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो आज क्या आवश्यकता पड़ी कि किस किताब के एक ब्यूरोक्रेट्स के मेमोर्स के आधार पर इस तरह का आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, चलिए दोनों का नीचा। अब मैं श्रीकांत जी को समझूंगा, फिर आप और सिद्धार्थ दोनों के पास आऊंगा। कम से कम सीपी जोशी की इस बात की मैं दाद देता हूं, उन्होंने साफ कहा उनको नहीं पता कि मनमोहन सिंह क्यों मिले नरेंद्र मोदी से। तो ये तो पोजीशन क्लियर है कि नरेंद्र मोदी का अपना फैसला है अभी तक और मनमोहन सिंह जी का अपना फैसला आपस में मिलने का। श्रीकांत जी, आप लोग वो कह रहे हैं पुरानी बातों को, गड़े मुर्दे को उखाड़ कर मनमोहन सिंह पर अटैक करना चाहते ताकि आप कांग्रेस पर अपना अटैक बरकरार रख सके। अभिज्ञान जी, ये तो आरोप है उनका, लेकिन हमें लोगों ने गुड गवर्नेंस के लिए चुना है, डेवलपमेंट के लिए चुना है, और नरेंद्र भाई मोदी गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। हमारी प्राथमिकता है कि जो हमें, बहुत सारे लोग कहेंगे ब्रांड एम्बेसडर है, खाली अभी तक बैंड बजा रहे हैं, अभी लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमें लोगों ने चुना है, हमें काम करने का आप समझ लीजिए। हाँ, वो मैं तो कही रहा हूं, ठीक 4 साल है, ठीक आपकी और है। हाँ, बड़ी बात यह है कि आपको विरासत में क्या मिला है। हमें विरासत में ये कोल स्कैम कोई बीजेपी का थ्योरी नहीं है। 1,86,000 करोड़ कोई बीजेपी की थ्योरी नहीं है। ये सीएजी की रिपोर्ट थी, कोर्ट ने एसआईटी बनाई, कोर्ट ने ही सीबीआई को इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही, कोर्ट की निगरानी में एफआईआर हुई। लेकिन बात बड़ी ये आती है कि जब 2004 में उस समय के कोल सचिव और उस समय के प्रधानमंत्री दोनों चाहते थे कि कोल ब्लॉकों का आवंटन पारदर्शी तरीके से हो। आखिरकार इतना लंबा समय 2010 तक आप पहुंच गए, उस प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालते 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 कौन सी वजह थी आपको उस ट्रांसपेरेंट तरीके से कोल ब्लॉकों के आवंटन को आपने क्यों नहीं किया? बड़ा सवाल। अब ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप हमें आप समाप्त करना चाहते हैं, भाई आप समाप्त तो स्वयं हो रहे हो। आप तो एक जमाना था कि आप राजीव गांधी के समय आप सबसे बड़े दल के रूप में थे, आपकी 314 सीटें थी लोकसभा में, आप 44 पे आ गए। इसमें आपका ही रोल है। हमें इसमें नियत आपको देखनी है कि जिस कोल में और जिस 2G के में आपने स्कैम किया, वहीं से हमारी सरकार ने हमारी नियत देखी है। एक तरफ कांग्रेस की नियत देखिए कि उन्होंने वहां करप्शन किया, हमारी नियत यह है कि हमने वहीं से कोल ब्लॉक से 2 लाख करोड़ का पैसा मैंने एक सवाल पूछा था, अगर आपको कोल की थोड़ी सी भी जानकारी हो तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। कल आपके मिनिस्टर पीयूष गोयल से मैंने ये सवाल पूछा था, जब एक साक्षात्कार मेरा और विनोद राय जी का था, तो तब भी विनोद राय की किताब के समय मैंने प्रश्न उठाया था। प्रोजेक्टेड लॉसेस होते हैं, आप जानते हैं मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत काम करता, थोड़ा सा विनम्रता से पूछ रहा हूं, तो उसका समय अंतराल 20 से 30 साल का रखा था। आपने जो भी, अब एक मिनट सुन लीजिए, आप जो भी बता रहे हैं कि आपने ऑक्शन करके इतना पैसा एक्सचेकर के लिए रेस किया है, इसका भी समय अंतराल 30 साल है। तो ये याद रखिएगा, ये किसी को देश में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कल से माइनिंग शुरू होने वाली है और परसों से कोयला पैदा होने वाला है। मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ, हमें गवर्नेंस का मौका मिला है। ये नीतियों का मसला है। बिल्कुल, आज मनमोहन सिंह को बात कर रहे हैं, मैं कोल पर एक अलग प्रोग्राम बात नहीं की मनमोहन सिंह जी की, मैं तो नीति और नियत की बात कर रहा हूं कि हमारी इंटेंशन
करप्शन नहीं है हमारी इंटेंशन, ऊपर से नीचे तक करप्शन को समाप्त करना है। उसके मैंने 2 उदाहरण आपको दिए हैं। पैसा 30 साल बाद आएगा, लेकिन उसकी नींव तो आप रखोगे। जब आप नींव ही नहीं रखोगे तो पैसा कहां से आएगा? आपने तो नींव ही नहीं रखी, आपने तो पॉलिसी नहीं बनाई। पॉलिसी हमने बनाई तभी ना पैसा आएगा। आपने तो 2G के लाइसेंस कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दे दिए, कोल ब्लॉक आपने उन लोगों को दे दिए जिनका बिजली बनाने से कोई दूर दूर मतलब नहीं है। इससे इंटेंशन स्पष्ट होती है कि आपकी इंटेंशन करप्शन को समाप्त करने की है, वहीं कांग्रेस की जो इंटेंशन थी वो करप्शन को बढ़ाने की थी।